वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी गड़बड़ है, बट अभी मुझे लगता है थोड़ी देर में सही हो जाएगा। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रिंसिपल और एजीमुथल क्वांटम नंबर का डिस्कशन को फिनिश किया था, और अब मैं थर्ड जो क्वांटम नंबर है उसको डिस्कस करने जा रहा हूं। लिखो, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है बेटा, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको m और ml से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं और ml से रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को। तो लिखो, कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या द टर्म मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, कुछ भी लिख सकते हो। द टर्म मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, द टर्म मैग्नेटिक क्वांटम नंबर was introduced by, the term magnetic quantum number was introduced by Lande, Lande। तो लैंडे ने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का कंसेप्ट को इन्होंने कैसे ऑब्जर्व किया, पहले हमें उस बात को समझना होगा। बेसिकली मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का कंसेप्ट का के लिए जो बैकग्राउंड है, वो बैकग्राउंड को क्रिएट करने का काम जीमान ने किया। जीमान इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो एक बार हम लोग पूरी बात को समझते हैं। देखो, मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है और वो चार्ज पार्टिकल अगर कॉन्टिन्यूअसली मूव कर रहा है, एक चार्ज पार्टिकल है और वो चार्ज पार्टिकल अगर कॉन्टिन्यूअसली मूव कर रहा है, तो मूव करते हुए वो मैग्नेटिज्म जनरेट करता है। यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रॉन के केस में देखो, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के अंदर ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होता है, और ऑर्बिटल्स के अंदर वो लगातार मूव कर रहा होता है। उस मोशन को हम ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल मोशन की वजह से इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिज्म जनरेट करता है, और उस मैग्नेटिज्म को हम ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने बताया था, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस 1 बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है, ये लास्ट कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया था पिछले क्लास में। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन जो कि लगातार मूव कर रहा है और जो एक चार्ज पार्टिकल है, तो उस चार्ज पार्टिकल के ऑर्बिटल मोशन की वजह से वो मैग्नेटिज्म जनरेट करता है, यानी कि वो एक टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। और अगर हम मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम को कंसीडर करें, तो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। हर इलेक्ट्रॉन लगातार मूव कर रहा है, यानी कि हर इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिज्म जनरेट कर रहा है, और इस वजह से हर एटम का अपना मैग्नेटिज्म होता है। ठीक है, तो अब देखो क्या है कि अगर मान लो हम ऐसा कोई एटॉमिक सैंपल को कंसीडर करें और उस एटॉमिक सैंपल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर रखें, बाहर से हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम उस एटॉमिक सैंपल को रख रहे हैं, तो क्या होगा? बोलते हैं कि ऐसी सिचुएशन में
जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स का अपना मैग्नेटिक मूवमेंट है, यानी कि उन इलेक्ट्रॉन्स का अपना मैग्नेटिज्म। और बाहर बाहर में हमने अलग से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, बाहर वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो अंदर वाला मैग्नेटिक फील्ड है, उन मैग्नेटिक फील्ड्स के बीच में इंटरैक्शन होता है। ठीक है, इंटरैक्शन का मतलब यहां पे आप समझो तो कुछ ऐसी सिचुएशन है जैसे दो दो कंट्री की आर्मी आमने सामने खड़ी है और उनके बीच में वार हो रहा है। वो एक दूसरे के ऊपर शेल फायर कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, जो बॉर्डर एरियाज पे जो लोग रहते हैं, वो उस शेलिंग से खुद को बचाने के लिए क्या करते हैं, बंकर्स के अंदर चले जाते हैं। बंकर्स का मतलब आप बोल सकते हो कि हाइड आउट्स है, जहां पे वो अपने को सेफ रख सकते हैं। तो कुछ ऐसी सिचुएशन यहां भी है, बाहर वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो अंदर वाला मैग्नेटिक फील्ड है, उसके बीच में क्या चल रहा है, टसल चल रहा है। उसके बीच में एक तरीके से आप बोल सकते हो वार चल रहा है। अब उस सिचुएशन में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन उस इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, वो इलेक्ट्रॉन उस रिपल्सिव इंटरैक्शन से, मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड का जो रिपल्सिव इंटरैक्शन है, उस रिपल्सिव इंटरैक्शन से खुद को बचाने के लिए वो हाइड आउट्स ढूंढता है। मतलब एक तरीके से आप समझो, लेमैन की लैंग्वेज में तो आप बोल सकते हो कि बंकर को ढूंढता है, जहां पे वो स्टेबल तरीके से रह सकता है। ठीक है, तो जिन हाइड आउट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन स्टेबल फॉर्म में रह सकता है, उन्हीं हाइड आउट्स को ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक है, उन्हीं हाइड आउट्स को क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल बोलते हैं। तो इस तरीके से ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट एग्जिस्टेंस में आया। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट कैसे इवॉल्व हुआ आप जरा समझो। बोल रहा है कि एक एटम है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन जो कि एक चार्ज पार्टिकल है, वो चार्ज पार्टिकल कॉन्टिन्यूअसली मूव कर रहा है और मूव करते हुए वो मैग्नेटिज्म जनरेट करता है। मतलब इलेक्ट्रॉन का अपना मैग्नेटिक फील्ड है और एटम्स के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस तरीके से एटम का अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब बोल रहे हैं कि अगर हम ऐसे एटम को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें, तो क्या होगा, जो बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड है और जो अंदर वाला मैग्नेटिक फील्ड है, उनके बीच में रिपल्सिव इंटरैक्शन ऑब्जर्व होता है। उस रिपल्सिव इंटरैक्शन से खुद को बचाने के लिए इलेक्ट्रॉन स्पेस में डेफिनेट ओरिएंटेशंस को एक्वायर करता है। ये वो ओरिएंटेशंस है जहां पे वो स्टेबल फॉर्म में रह सकता है। तो उन्हीं ओरिएंटेशंस को जहां पे इलेक्ट्रॉन स्टेबल फॉर्म में रह सकता है, उन और हर ऑर्बिटल के लिए एक क्वांटम नंबर डिफाइंड होता है। हर ऑर्बिटल के लिए हम अलग अलग नंबर को कंसीडर करते हैं, अलग अलग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को कंसीडर करते हैं। तो इस तरीके से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का कॉन्सेप्ट आता है। बेटा वीडियो पॉज हो रही है क्या, ऑडियो में भी प्रॉब्लम हो रही है आपको? एक मिनट रुक जाओ।
अभी कुछ वीडियो क्वालिटी सही हुई क्या? चलो नोट करो, जो एक्सप्लेनेशन मैंने अभी बताया हुआ है उसी को लिखो। लिखो एन इलेक्ट्रॉन due to its orbital motion, an electron due to its orbital motion and being a charged particle generates certain amount of magnetism, therefore each atom possesses its own magnetism. Therefore, each atom possesses its own magnetism. आगे लिखो, when this atom is placed inside the magnetic field, inside the external magnetic field, when this atom is placed inside the external magnetic field, when this atom is placed inside the external magnetic field, ब्रैकेट में लिखना बेटा जीमान इफेक्ट, जीमान इफेक्ट और इलेक्ट्रिक फील्ड ब्रैकेट में लिखना स्टार्क इफेक्ट और इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसके साथ ब्रैकेट में लिखना स्टार्क इफेक्ट, then a repulsive interaction is observed, between external and internal, electric field and magnetic field. आगे लिखो, this repulsive interaction affects the electron. This repulsive interaction affects the electron. This repulsive interaction affects the electron, and therefore to minimize this repulsive interaction, this repulsive interaction affects electron, and therefore to minimize this repulsive interaction, electron acquires certain orientation in space, certain orientations in space. आगे लिखो, this orientation of electron is called orbital. This orientation of electron is called orbital.
This orientation of electron is called orbital or orientation of a subcell. This orientation of electron is called orbital or orientation of a subcell. आगे लिखो, each orbital is designated by each orbital is designated by a fixed number. Each orbital is designated by a fixed number, quantum number. Each orbital is designated by a fixed number called magnetic quantum number. Magnetic quantum number. ठीक है, तो इस तरीके से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का कॉन्सेप्ट आता है, which is represented by, लिख लो, which is represented by m और ml. m और ml. आगे लिखो, for a given subcell of azimuthal quantum number, subcell of azimuthal quantum number small l, for a given subcell of azimuthal quantum number small l, there exist 2l plus 1. There exist 2l plus 1 orientations. There exist 2l plus 1 orientations. 2l plus 1 orientations having values minus L to 0 to plus L. Having values minus L to 0 to plus L. तो बोल रहा है कि एक सबसेल को अगर हम कंसीडर करें जिसका एजिमुथल क्वांटम नंबर L है, तो सबसेल के लिए 2l plus 1 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यूज पॉसिबल है, मतलब 2l plus 1 ओरिएंटेशंस पॉसिबल है, जिनकी वैल्यू कहां से कहां वेरी करती है? इनकी वैल्यू वेरी करती है -L to 0 to plus L. इस तरीके से अगर आप देखोगे बेटा, तो 0 और -L के बीच में यहां पे L वैल्यूज होंगी, L वैल्यूज, और उसी तरीके से 0 और के बीच में L वैल्यूज होंगी, और एक वैल्यू ये हो गई। तो टोटल अगर आप देखोगे तो L plus 1 यानी कि 2l plus 1 वैल्यूज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की पॉसिबल है एक पर्टिकुलर एजिमुथल क्वांटम नंबर के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो अब अगर आप देखो तो यहां से आप बोल सकते हो कि अगर L वैल्यू 0 है, अगर L 0 है, तो L0 के लिए जो M वैल्यू होगी वो सिर्फ 0 ही हो सकती है। आप अगर L0 पुट कर रहे हो तो ऑब्वियसली एक ही वैल्यू पॉसिबल होगी, वो होगा M0। तो इसको हम अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, L0 का मतलब क्या हो गया बेटा? S सबसेल। S सबसेल, तो S सबसेल के लिए कितनी ओरिएंटेशन है? अगर आप नंबर ऑफ ओरिएंटेशन निकालो तो इसकी नंबर ऑफ ओरिएंटेशन क्या हो जाएंगे? 2 into 0 plus 1 यानी कि 1। इसके लिए नंबर ऑफ ओरिएंटेशन कितनी होगी? 2l plus 1। L वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो 2 into 0 plus 1 यानी कि एक ओरिएंटेशन होगी। ठीक है, अब उस ओरिएंटेशन के लिए जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा 0। उस ओरिएंटेशन के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा 0। तो आप अगर चाहो तो इसको एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो।
ठीक है, मैं एक टेबल के फॉर्म में ये सारी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। जरा देखो, इसमें आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। एजीमुथल क्वांटम नंबर एल, ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर एल, टाइप ऑफ सबसेल, टाइप ऑफ सबसेल, टोटल नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस, टोटल नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस, टोटल नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस यानी कि 2l+1 वैल्यू, ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m वैल्यू और ml वैल्यू बोल सकते हो। और एक और पार्ट को मैं यहां पे कंसीडर कर रहा हूं, बॉक्स रिप्रेजेंटेशन, बॉक्स रिप्रेजेंटेशन, बॉक्स रिप्रेजेंटेशन। तो मैं आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन यहां पे दे रहा हूं, बॉक्स रिप्रेजेंटेशन। तो देखो बेटा, अगर L वैल्यू 0 है तो सबसेल कौन सा होगा? आप बोलोगे S सबसेल। कितनी ओरिएंटेशन होंगी उसके लिए? तो आप बोलोगे 2 × 0+1 यानी कि 1 ओरिएंटेशन होगी, 1 ओरिएंटेशन होगी। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसके लिए क्या होगा? तो आप बोलोगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा 0। बॉक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? तो एक बॉक्स से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, एक हर ओरिएंटेशन, एक ओरिएंटेशन मतलब एक बॉक्स। तो यहाँ पे एक ओरिएंटेशन है तो सिंगल बॉक्स से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, और इस बॉक्स का जो नंबर है वही मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। तो इसका बॉक्स नंबर अगर हम कंसीडर करें तो बॉक्स नंबर इसका क्या है? 0। वैसे बॉक्स नंबर जो है अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो बॉक्स नंबर हमेशा बॉक्स के ऊपर लिखा जाता है। आप देखो बेटा, अगर मैं एजीमुथल क्वांटम नंबर 1 लिया तो क्या होगा? P सबसेल होगा, P सबसेल। P सबसेल के कितनी ओरिएंटेशंस हैं? तो आप बोलोगे 2 × 1+1, तो टोटल 3 ओरिएंटेशंस है, 3 ओरिएंटेशंस है। और इसके लिए अगर हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को देखें तो इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यू होगी -1, 0, +1, -1, 0, +1। ये 3 ओरिएंटेशंस पॉसिबल है। अब देखो, एक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ये जो -1 बॉक्स नंबर है, ये -1 बॉक्स नंबर के करस्पॉन्डिंग जो ऑर्बिटल होगा वो px ऑर्बिटल और py ऑर्बिटल हो सकता है, px और py। और 0 बॉक्स, 0 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के करस्पॉन्डिंग हमेशा pz ऑर्बिटल होगा, pz। और +1 के करस्पॉन्डिंग हो सकता है py और px। अगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1 है तो -1 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के करस्पॉन्डिंग जो p ऑर्बिटल होगा वो कौन सा हो सकता है? px ऑर्बिटल हो सकता है या py ऑर्बिटल हो सकता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के करस्पॉन्डिंग हमेशा pz ऑर्बिटल होगा, और +1 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के करस्पॉन्डिंग py ऑर्बिटल और px ऑर्बिटल। अगर -1 के लिए हमने px बोला है तो +1 के लिए py बोलेंगे, अगर -1 के लिए हमने py बोला है तो +1 के लिए px बोलेंगे। ठीक है,
तो यहां पे आप देखो टोटल 3 ओरिएंटेशन है, तो इसके लिए हम 3 बॉक्स को यूज करते हैं। इसके लिए हम 3 बॉक्स को यूज करेंगे, इस तरीके से 3 बॉक्सेस। बॉक्स नंबर क्या होगा? -1, 0, +1। इसी तरीके से अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर वैल्यू 2 है, एजीमुथल क्वांटम नंबर वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब क्या है? डी सब सेल, डी सब सेल है। डी सब सेल के लिए कितनी ओरिएंटेशन होंगी? तो आप बोलोगे 2 × 2 + 1, 5 ओरिएंटेशन होंगी। 2 × 2 + 1, टोटल 5 ओरिएंटेशन होंगी। उनके लिए वैल्यूज क्या होंगी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की? तो आप बोलोगे -2, -1, 0, +1, +2। -2, -1, 0, +1, +2। अब देखो, अगर -2 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, इसके करस्पॉन्डिंग जो d ऑर्बिटल होगा वो dxy ऑर्बिटल होगा और dx²y² ऑर्बिटल होगा। 2 पॉसिबिलिटीज है, dxy और dx²y²। अगर -1 बॉक्स नंबर है तो इसके लिए dxz और dyz ये हो सकता है। अगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यू 0 है तो सिर्फ एक पॉसिबिलिटी होगी, क्या? dz²। 0 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के करस्पॉन्डिंग सिर्फ dz² पॉसिबल होगा। अगर +1 है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तो ये हो सकता है dyz और dxz। और अगर +2 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है तो क्या होगा? dx²y², dx²y² और dxy। अगर हमने -2 के करस्पॉन्डिंग dxy लिया है तो +2 के करस्पॉन्डिंग dx²y² होगा। अगर हमने -2 के करस्पॉन्डिंग dx²y² लिया है तो +2 के करस्पॉन्डिंग dxy होगा। उसी तरीके से यहां पे देखो, अगर हमने के करस्पॉन्डिंग dxz लिया है तो +1 के करस्पॉन्डिंग dyz होगा। अगर -1 के करस्पॉन्डिंग हमने dyz कंसीडर किया है तो +1 के करस्पॉन्डिंग dxz होगा। लेकिन 0 के करस्पॉन्डिंग क्लियर है, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी होगी, क्या? dz²। यहां पे भी आप देख रहे हो 0 के करस्पॉन्डिंग एक ही पॉसिबिलिटी है और यहां भी आप देख रहे हो 0 के करस्पॉन्डिंग एक ही पॉसिबिलिटी है। यहां पे pz है और यहां पे dz² है। याद रखना आसान है, pz dz²। इसी तरीके से अगर एजीमुथल क्वांटम, और अगर आप इसको बॉक्स रिप्रेजेंटेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करो तो क्या होगा? इसका बॉक्स रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा। टोटल 5 बॉक्सेस होंगे बेटा, -2, -1, 0, +1 एंड +2 इनका बॉक्स नंबर होगा। ये एक बॉक्स एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। एक बॉक्स यहां पे एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर आप 3 ले लो तो एजीमुथल क्वांटम नंबर 3 के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा? एफ सबसेल हो जाएगा। लिखते जाओ, एजीमुथल क्वांटम नंबर 3। तो टाइप ऑफ सबसेल क्या होगा? एफ सबसेल होगा, एफ सबसेल होगा। टोटल नंबर ऑफ ओरिएंटेशन कितने होंगे उसके? तो आप बोलोगे 2 × 3 + 1, 7।
2 इंटू 3 प्लस 1 7 ओरिएंटेशन होंगे, और उनके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल है? तो आप बोलोगे -3, लिखते जाओ, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ये स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूं क्योंकि एफ सबसेल का मतलब जो ऑर्बिटल का जो एनालिसिस है वो आपके सिलेबस में है नहीं। तो ये जरूर आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यूज कहां से कहां तक वेरी करेंगी, उसके कितने ओरिएंटेशन होंगे, बट ऑर्बिटल का शेप क्या होगा ये आपके सिलेबस में नहीं है। अगर आपको उसको रिप्रेजेंट करना है बॉक्स रिप्रेजेंटेशन के टर्म्स में, तो ऐसे ही आप 7 बॉक्सेस बना लो, 7 बॉक्सेस बना लो, और हर बॉक्स के ऊपर उसका नंबर लिख लो, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। तो ये पूरी एनालिसिस समझ में आ गई बेटा सबको? ये पूरा जो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब आप नोट करो सिग्निफिकेंसेस ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, सिग्निफिकेंसेस ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, सिग्निफिकेंसेस ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। पॉइंट वाइज लिखते जाओ बेटा। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट लिखो, it tells us about, it tells us about the orientation of an orbital present, it tells us about the orientation of an orbital present। तो आपने ऑर्बिटल की अगर प्रॉपर्टीज को देखा तो ऑर्बिटल के लिए हम 3 टर्म को कंसिडर करते हैं, एक तो उसका साइज, दूसरा उसका शेप, और तीसरा उसका ओरिएंटेशन। तो ऑर्बिटल का साइज को कौन बताता है? तो मैंने आपको बताया हुआ है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑर्बिटल का साइज को डिस्क्राइब करता है। ऑर्बिटल का शेप को कौन बताता है? तो आप बोलोगे अजीमुथल क्वांटम नंबर उसका शेप बताता है। और ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन कौन बताता है? तो आप बोलोगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर उसका ओरिएंटेशन बताता है। तो अगर किसी भी ऑर्बिटल का साइज, उसका शेप और उसका ओरिएंटेशन आपको पता चल जाए, इसका मतलब कि आपने उस ऑर्बिटल को कंप्लीटली आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, और आपको यह भी पता है कि हर ऑर्बिटल का अपना एक फिक्स्ड ऑर्बिटल वेव फंक्शन होता है, हर ऑर्बिटल का अपना एक फिक्स्ड ऑर्बिटल वेव फंक्शन होता है। तो अगर हम एक ऑर्बिटल का ऑर्बिटल वेव फंक्शन को कंसीडर करें, तो ऑर्बिटल वेव फंक्शन का कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन क्या है? कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ orbital wave function, complete representation of orbital wave function of an orbital, of an orbital is, देखो बेटा ये है उसका रिप्रेजेंटेशन, साई n l m। एक ऑर्बिटल वेव फंक्शन का कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन क्या है? साई n l m। ठीक है, जैसे अगर कहीं पे लिखा हुआ है साई 320, साई 320, इसका मतलब आप जिस ऑर्बिटल वेव फंक्शन को देख रहे हो वो ऑर्बिटल वेव फंक्शन एक ऐसे ऑर्बिटल डिफाइंड है जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3
एजिमुथल क्वांटम नंबर 2 और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है 0। इसका मतलब क्या है, n3 है, L2 है और n0, तो n0 यानी कि dz², तो 3dz² के लिए ये ऑर्बिटल वेव फंक्शन है। थ्री डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल जो है बेटा, उसका ऑर्बिटल वेव फंक्शन क्या है, psi320। ठीक है, अगर हम ये बोलते हैं psi4 1 psi4 1 इसका मतलब हम जिस ऑर्बिटल को कंसीडर कर रहे हैं उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4, एजिमुथल क्वांटम नंबर 1, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1 है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उसका 4 है, एजिमुथल क्वांटम नंबर उसका 1 है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर उसका -1 है। तो वो ऑर्बिटल होगा 4p और -1 अगर आप कंसीडर करो तो -1 जो है वो xy, -1 किसके लिए हो सकता है, xy और xz के लिए हो सकता है। नहीं, क्या बोल रहा हूं मैं, 4px होगा और 4py होगा, 4px और 4py इनमें से कुछ भी हो सकता है, 4px और 4py इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर हम बोल रहे हैं psi4 0 0 कौन सा ऑर्बिटल है, psi4 0 0 एकदम सही है। psi4 0 0 का मतलब क्या है, 4s ऑर्बिटल, तो ये 4s ऑर्बिटल का ऑर्बिटल वेव फंक्शन है। सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो, लिखो द टोटल नंबर ऑफ ओरिएंटेशन, द टोटल नंबर ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ अ सबसेल, the total number of orientation of a subcell, the total number of orientation of a subcell is equal to 2l plus 1. The total number of orientation of a subcell is equal to 2l plus 1. ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, लिखो द डीजेनरेसी, ये अलग अलग टर्म है बेटा। द डीजेनरेसी स्पेलिंग देखना, DEGENERACY, द डीजेनरेसी ऑफ अ सबसेल, द डीजेनरेसी ऑफ अ सबसेल is equal to 2l plus 1. ये ओरिएंटेशन ऑफ सबसेल को ही डीजेनरेसी ऑफ सबसेल भी बोलते हैं। ओरिएंटेशन ऑफ सबसेल इज आल्सो कॉल्ड डीजेनरेसी ऑफ अ सबसेल। अब बात आती है डीजेनरेसी क्या होती है, ठीक है, तो आप यहीं पे नोट में लिख लो, इसी के साथ लिखो ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी, orbitals of same energy are called degenerated orbitals. Orbitals of same energy are called degenerated orbitals. इसका मतलब है कि जो p सबसेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं, उन तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर होगी। तो p सबसेल की डीजेनरेसी क्या होगी, 3 होगी। अगर आपसे बोला जाए सेल डीजेनरेसी क्या है, तो आप बोलोगे 5 होगी। ठीक है, तो लिख लो देयरफॉर डीजेनरेसी
Therefore, degeneracy of P, D and F subcell. Therefore, degeneracy of P, D and F subcell is 3, 5 and 7 respectively. 3, 5 and 7 respectively. P subcell की degeneracy 3, D subcell की degeneracy 5 and F subcell की degeneracy क्या है 7. ठीक है. और क्या है सिग्निफिकेंस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का, लिखो. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. लिखो द एंगल ऑफ ओरिएंटेशन, the angle of orientation orbital, the angle of orientation of an orbital, the angle of orientation of an orbital, the angle of orientation of an orbital is given by magnetic quantum number. The angle of orientation of an orbital is given by magnetic quantum number. आगे लिखो, if theta is angle of orientation, if theta is angle of orientation, then cos theta is equal to LZ by L. Cos theta is equal to LZ by L, यानी कि थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स LZ by L. ये होगा. cos थीटा इज इक्वल टू LZ, यानी कि थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स LZ by L. cos इनवर्स LZ by L. अब मैं आपको बताता हूं ये LZ क्या है और L क्या है. तो आप नोट कर लो, where L is orbital angular momentum, where L is orbital angular momentum of electron. तो यानी कि L क्या हो जाएगा, L हो जाएगा अंडर रूट ऑफ L इंटू L प्लस 1 H अपॉन 2 pi. L is called orbital angular momentum of electron, and LZ is called orbital angular momentum of electron along z-axis. LZ is called orbital angular momentum of electron along z-axis. LZ is called orbital angular momentum of electron along z-axis. तो एक तरीके से आप बोल सकते हो इस L का Z कंपोनेंट है. ये जो L है ना, इसी L का Z कंपोनेंट. अगर L को हम रिजॉल्व कर दें along x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, तो इसी L का ये Z कंपोनेंट है, LZ. तो ये जो LZ है बेटा, LZ इज इक्वल टू होता है m इंटू H अपॉन 2 पाई. LZ होता है m इंटू H अपॉन 2 पाई. m यहां पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है. तो अब अगर आप इन दोनों को यहां पे पुट कर दो तो थीटा क्या आ जाएगा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स m अपॉन अंडर रूट ऑफ L इंटू L प्लस 1. Angle of orientation of orbital theta is equal to cos inverse
m अपॉन अंडर रूट ऑफ l इंटू l प्लस 1, ये होता है। तो ये तो सिग्निफिकेंसेस है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के। अब आप नोट करो लास्ट क्वांटम नंबर, लिखो स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर अब एक चीज याद रखना बेटा कि जो टोटल हम 4 क्वांटम नंबर की बात कर रहे हैं, उनमें से सिर्फ 3 क्वांटम नंबर हमें वेव मैकेनिक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के, ये जो चौथा क्वांटम नंबर मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूं, इस क्वांटम नंबर का डिटर्मिनेशन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके नहीं हो पाता। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि वो कौन सा क्वांटम नंबर है जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से नहीं मिलता। तो आप बोलोगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके हम स्पिन क्वांटम नंबर को डिटरमाइन नहीं कर सकते। सिर्फ 3 क्वांटम नंबर्स हैं जिनको हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके डिटरमाइन करते हैं, वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वो कौन सा क्वांटम नंबर है जो वेव मैकेनिकल मॉडल का आउटकम नहीं है। तो वेव मैकेनिकल मॉडल का आउटकम कौन नहीं है, तो आप बोलोगे स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर, या कई बार इसको मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर भी बोला जाता है। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, और समटाइम्स इसको मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। तो स्पिन क्वांटम नंबर को s और ms से रिप्रेजेंट करते हैं। And this quantum number was introduced by Uhlenbeck and Goudsmit, Goudsmit, उहलेनबेक एंड गाउडस्मिट, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर के स्पिन क्वांटम नंबर का कांसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, अब बात आती है कि स्पिन क्वांटम नंबर की बात इनके दिमाग में कैसे आई। तो इन्होंने स्पिन क्वांटम नंबर का कांसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, जो अर्थ का जो मूवमेंट है अराउंड सन, ठीक है, जैसे अर्थ मूव करती है सन के अराउंड में, उसको दिमाग में रखते हुए इन्होंने स्पिन क्वांटम नंबर का कांसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। तो आप देखो, अर्थ सन के सराउंडिंग में रिवॉल्व करती है, ठीक है, सन अगर यहां है और अर्थ अगर रिवॉल्व करती है तो उस प्रोसेस में क्या होता है, एक तो उसका ऑर्बिटल मोशन होता है, ठीक है, और साथ में अगर आप देखो तो वो अपने एक्सिस के अबाउट स्पिन भी करती जाती है। अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट स्पिन भी करती है और उसके साथ साथ वो ऑर्बिटल मोशन भी करती है। उसी तरीके से इन्होंने बोला कि जैसे अर्थ सन के सराउंडिंग में ऑर्बिटल मोशन के साथ साथ स्पिन मोशन भी करती है, एग्जैक्टली उसी तरीके से कि इलेक्ट्रॉन भी ऑर्बिटल के अंदर ऑर्बिटल मोशन के साथ साथ स्पिन मोशन भी करता है। और क्योंकि वो एक चार्ज पार्टिकल है, तो जो कैरेक्टरिस्टिक उसके ऑर्बिटल मोशन की वजह से राइज होती है, जैसे ऑर्बिटल मोशन की वजह से उसका अपना एंगुलर मोमेंटम होता है, वैसे उसके स्पिन मोशन की वजह से भी उसका एंगुलर मोमेंटम होगा। जैसे ऑर्बिटल मोशन की वजह से उसका अपना मैग्नेटिक मोमेंट होता है, वैसे स्पिन मोशन की वजह से भी उसका अपना मैग्नेटिक मोमेंट होगा।
और क्योंकि अगर हम देखें जो एंगुलर मोमेंटम है वो एक वेक्टोरियल क्वांटिटी है, एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टोरियल क्वांटिटी है, तो वहां पे अगर आप देखोगे तो उसकी दो डायरेक्शन होगी, एक तो उसकी डायरेक्शन होगी अपवर्ड और दूसरी उसकी डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड, डिपेंड करेगा कि उसका स्पिन कैसा है, उसका स्पिन क्लॉकवाइज है या उसका स्पिन एंटी क्लॉकवाइज है। तो क्योंकि दो स्पिन पॉसिबल है इलेक्ट्रॉन के लिए, क्लॉकवाइज स्पिन एंड एंटी क्लॉकवाइज स्पिन, इसलिए इन्होंने दो नंबर्स को इंट्रोड्यूस किया, एक क्लॉकवाइज स्पिन इलेक्ट्रॉन के लिए और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, और उस नंबर को बाद में एक कन्वेंशन बना दिया गया कि क्लॉकवाइज स्पिन इलेक्ट्रॉन है तो क्लॉकवाइज स्पिन इलेक्ट्रॉन के लिए वो हमेशा प्लस हाफ रहेगा और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन इलेक्ट्रॉन के लिए वो हमेशा माइनस हाफ रहेगा। तो इस तरीके से स्पिन क्वांटम नंबर का कॉन्सेप्ट एग्जिस्टेंस में आया। ठीक है, तो एक बार मैं इस कॉन्सेप्ट को एनसीईआरटी से पढ़ रहा हूं, जरा देखो। यहां पे देखो, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बाद हेडिंग गिवन है इलेक्ट्रॉन स्पिन एस, इलेक्ट्रॉन स्पिन एस। ओल्ड एडिशन में पेज नंबर 52, न्यू एडिशन में 54 55 या 56 पे होगा। तो अब देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन स्पिन एस बोल रहा है कि 3 क्वांटम नंबर्स लेबलिंग एन एटॉमिक ऑर्बिटल कैन बी यूज्ड इक्वली वेल to define its energy, equally well to define its energy, shape and orientation. But all these quantum numbers are not enough to explain the line spectra observed in case of multi-electron atoms. कौन वेट करा रहा है भाई? तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, द 3 क्वांटम नंबर्स लेबलिंग एन एटॉमिक ऑर्बिटल can be used equally well to define its energy, shape and orientation. But all these quantum numbers are not enough to explain the line spectra observed in case of multi-electron atoms. That is, some of the lines actually occur in doublets, 2 lines closely spaced, triplets, 3 lines closely spaced, etc. This suggests the presence of a few more energy levels than predicted by the 3 quantum numbers. In 1925, George Uhlenbeck and Samuel Goudsmit proposed the presence of the 4 quantum number known as the electron spin quantum number ms. यहां पे बोला है, an electron spins around its own axis much in a similar way as Earth spin around its own axis while revolving around the sun. In other words, an electron has, besides charge and mass, intrinsic spin angular quantum number. Intrinsic spin angular quantum number. Spin angular momentum of the electron, a vectorial quantity, can have 2 orientations. Spin angular momentum of electron, a vectorial quantity, can have 2 orientations relative to the chosen axis. These 2 orientations are distinguished by the spin quantum numbers ms, which can take the values of plus minus half. तो 2 values possible है, plus half और minus half. These are called the 2 spin states of the electron and are normally represented by 2 arrows. ठीक है, upward arrow spin up and downward arrow spin down. 2 electrons that have different spin quantum number values, one plus half and the other minus half, are said to have opposite spins. An orbital cannot hold more than 2 electrons and these 2 electrons should have opposite spins. ठीक है,
तो ये तो बात है स्पिन क्वांटम नंबर की, आप नोट कर लो फटाफट स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में। लिखो लिखो, इन एन ऑर्बिटल besides orbital motion an electron also rotates besides orbital motion an electron also rotates on its own axis just like a top टॉप मतलब लट्टू बोलते हैं, जो आज की डेट में मॉडर्न जनरेशन में वो वेवलेट हो गया है, ठीक है। तो बोलते हैं कि जैसे वो टॉप जो है, जब वो मतलब उसको रोटेट करके जब हम छोड़ते हैं तो क्या होता है, एक तो सरफेस पे इधर उधर भाग रहा होता है और साथ के साथ वो स्पिन मोशन भी कर रहा होता है। एग्जैक्टली उसी तरीके से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करें तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के अंदर ऑर्बिटल मोशन भी कर रहा है, इधर उधर वो रैंडमली मूव कर रहा है, और साथ के साथ वो क्या कर रहा है, अपने एक्सिस के अबाउट वो स्पिन भी कर रहा है, ठीक है। तो अब बात आती है कि उस स्पिन मोशन की वजह से इलेक्ट्रॉन एंगुलर मोमेंटम जनरेट करेगा। आगे लिखो ड्यू टू दिस स्पिन मोशन of electron and being a charged particle an electron behaves like a tiny magnet. An electron behaves like a tiny magnet and therefore generates some magnetism. पैरा चेंज करके लिखो, amount of energy associated with electron, due to the amount of energy associated with electron due to its spin motion is given by spin quantum number, which is represented by S or MS. आगे लिखो बेटा, लिखो since in an orbital electron possesses two different type of spin, therefore two type of spin quantum number are possible for an electron.
two type of spin quantum number are possible for an electron. ठीक है, आगे लिखो. बाय कन्वेंशन, ध्यान देना ये कन्वेंशन है. बाय कन्वेंशन, बाय कन्वेंशन क्लॉकवाइज स्पिन इलेक्ट्रॉन, क्लॉकवाइज spin electron, by convention clockwise spin electron is represented by upward arrow. Clockwise spin electron is represented by upward arrow and has spin quantum number plus half, and has spin quantum number plus half. Whereas anti-clockwise spin electron, anti-clockwise spin electron is represented by downward arrow, and has spin quantum number minus half. And has spin quantum number minus half. बट ये कभी मत भूलना कि ये एक कन्वेंशन है, ठीक है. ये जो हम प्लस हाफ और माइनस हाफ को कंसीडर कर रहे हैं और अपवर्ड एरो एंड डाउनवर्ड एरो, ये एक कन्वेंशन है. कैसा कन्वेंशन? स्टैंडर्ड कन्वेंशन. आप बोल सकते हो IUPAC कन्वेंशन है, जिसको हर कोई फॉलो करता है, तो आपको भी फॉलो करना होगा. तो जो क्लॉकवाइज स्पिन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है, उसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ होगा, और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है, उसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर माइनस हाफ होगा. अगर इलेक्ट्रॉनिक स्पिन को अपवर्ड एरो से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो हमेशा समझ लेना स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ. डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो हमेशा समझ लेना उसका स्पिन क्वांटम नंबर माइनस हाफ होगा. मैंने बोला कि ये जो स्पिन क्वांटम नंबर वैल्यूज हैं, इन स्पिन क्वांटम नंबर वैल्यूज का जो क्लॉकवाइज स्पिन और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन जो इलेक्ट्रॉन का है, उससे जो रिलेशन है, ये सिर्फ एक कन्वेंशन है, ठीक है, जिसको जो है हम सभी लोगों ने मिल करके एडॉप्ट किया है कि यही कन्वेंशन हर क्लॉकवाइज स्पिन इलेक्ट्रॉन के लिए फॉलो होगा, और दूसरा कन्वेंशन हर एंटी क्लॉकवाइज स्पिन इलेक्ट्रॉन के लिए फॉलो होगा. क्या कन्वेंशन है? क्लॉकवाइज स्पिन इलेक्ट्रॉन के लिए हमेशा अपवर्ड एरो को यूज करते हैं और स्पिन क्वांटम नंबर वैल्यू प्लस हाफ लेते हैं. एंटी क्लॉकवाइज स्पिन इलेक्ट्रॉन को हमेशा डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर वैल्यू माइनस हाफ लेते हैं. ठीक है. अब देखो बात आती है कि स्पिन क्वांटम नंबर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है. तो लिख लो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर. तो लिख लो फर्स्ट पॉइंट लिखो द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन. द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इट्स स्पिन मोशन. The angular momentum of electron due to its spin motion is given by LS. ऐसे रिप्रेजेंट करते LS, and this is equal to under root of S into S plus 1 H upon 2 pi. ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर आपको इसको याद रखना है, तो आप इसको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से रिलेट. ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? अंडर रूट ऑफ
L into L plus 1 h upon 2 pi। तो जैसे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वैसे ही स्पिन एंगुलर मोमेंटम है। ये ऑर्बिटल मोशन की वजह से राइज होता है इलेक्ट्रॉन के, और ये इलेक्ट्रॉन के स्पिन मोशन की वजह से राइज होता है। दूसरा पॉइंट लिखो, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इट्स स्पिन मोशन, the magnetic moment of electron due to its spin motion is given by mu s is equal to under root of s into s plus 1। ये कैपिटल S यहां पे मैं लिख रहा हूं, अंडर रूट ऑफ s into s plus 1 multiplied by EH upon 2 pi mc। ये स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट अंडर रूट ऑफ s into 1 into EH upon 2 pi mc। अब अगर हम इसको ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट से कंपेयर करें तो एक डिफरेंस अराइज होगा। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट से अगर हम इसको कंपेयर करें बेटा, तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, अंडर रूट ऑफ L इंटू L प्लस 1 इंटू EH अपॉन 4 पाई mc। देखो जरा, यहां पे आया EH अपॉन 4 पाई mc, जबकि यहां पे क्या EH अपॉन 2 पाई mc। ये डिफरेंस है। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ L इंटू L प्लस 1 बोहर मैग्नेटॉन। इसको लिखेंगे 2 इंटू अंडर रूट ऑफ S इंटू S प्लस 1 बोहर मैग्नेटॉन। 2 इंटू अंडर रूट ऑफ S इंटू S प्लस 1 बोहर मैग्नेटॉन। या हम ये 2 को अगर अंदर ले जाए तो हम इसको लिखेंगे अंडर रूट ऑफ 4 multiplied by S into S plus 1 बोहर मैग्नेटॉन। और ये जो कैपिटल S है बेटा, ये स्पिन क्वांटम नंबर नहीं है, ये स्मॉल s स्पिन क्वांटम नंबर है, बट कैपिटल S स्पिन क्वांटम नंबर नहीं है। लिख लो, वेयर कैपिटल S is called total spin of electron। total spin of electron, कैपिटल S को हम टोटल स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो व्हाट इज टोटल स्पिन? देखो, टोटल स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैपिटल S is equal to n multiplied by magnitude of spin quantum number। total spin of electron capital S is equal to n multiplied by magnitude of spin quantum number। यानी कि ये मैग्नीट्यूड ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर अगर आप देखोगे तो मॉड S क्या हो जाएगा, मॉड S इज इक्वल टू 1/2। भाई स्पिन क्वांटम नंबर प्लस माइनस हाफ है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1/2। तो हम इसको लिखेंगे n/2। टोटल स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैपिटल S इज इक्वल टू n/2। अब बताते ये n क्या है, लिख लो, वेयर n is total number of unpaired electron
where n is total number of unpaired electron present in an atom. Total number of unpaired electron present in an atom. Total number of unpaired electron present in an atom. तो देखो बेटा, अगर हम ये कैपिटल एस की जगह पे ये n/2 पुट कर दे तो देखो जरा क्या आ रहा है. कैपिटल एस की जगह पे n/2 पुट करके देखते हैं फाइनल एक्सप्रेशन क्या आता है. तो म्यू एस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 इंटू n/2 मल्टीप्लाइड बाई n/2 प्लस 1 बोहर मैग्नेटॉन. mu s is equal to under root of 4 into n/2 into n/2 plus 1 बोहर मैग्नेटॉन. तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 into n/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 into n plus 2 बोहर मैग्नेटॉन. ये लिख सकते हैं. अब आप देखो ये 2 और ये 4 कैंसिल हो गया. ठीक है, तो यहां से आप देखो फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2 बोहर मैग्नेटॉन. ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो मैंने अभी डिराइव किया है. इसको स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, या इसको समटाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ पैरा मैग्नेटिज्म भी बोलते हैं. स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन और मैग्नीट्यूड ऑफ पैरा मैग्नेटिज्म. ये है स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन और मैग्नीट्यूड ऑफ पैरामैग्नेटिज्म. इस पे काफी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. और मैं आपको बता दूं, ये फॉर्मूला स्टूडेंट्स को पता होता है, लेकिन ये फॉर्मूला कैसे आया ये नहीं पता होता है. तो ये फॉर्मूला यहां से आया है, यहां से, ये इस रिजल्ट से हमने डिराइव किया इसको. n जो है यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. अब आप बोलोगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे पता चलेगा? तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए. तो जब आप किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता चल जाएगा. मैग्नीट्यूड ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, PARA MAGNETISM, पैरामैग्नेटिज्म. अब देखो बेटा, कुछ और सिमिलरिटीज भी हैं. जैसे आपने देखा कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का जेड कंपोनेंट होता है LZ, वैसे स्पिन एंगुलर मोमेंटम का भी जेड कंपोनेंट को आप डिफाइन कर सकते हो. ठीक है, तो आप इसको भी लिख लो. स्पिन एंगुलर मोमेंटम अलोंग जेड एक्सिस, स्पिन एंगुलर मोमेंटम अलोंग जेड एक्सिस SZ, इसको ऐसे लिखेंगे LSZ. स्पिन एंगुलर मोमेंटम अलोंग जेड एक्सिस LSZ is equal to S into H upon 2 pi. S into H upon 2 pi. Just like LZ, that
m इंटू h अपॉन 2 पाई। तो जैसे LZ होता है वैसे ही LSZ को डिफाइन करते हैं। यह है स्पिन एंगुलर मोमेंटम अलोंग जेड एक्सिस और यह है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अलोंग जेड एक्सिस। अब जैसे देखो एंगल ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल होता है, वैसे ही ऑर्बिटल के अंदर एंगल ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करते हैं। तो एंगल ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, angle of orientation of electron in an orbital theta is equal to cos inverse LSZ upon LS। ये क्या है? एंगल ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स LSZ अपॉन LS। उसी तरीके से जैसे हमने यहां पे डिफाइन किया था एंगल ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल क्या होता है? cos इनवर्स LZ अपॉन L। अब देखो कितनी सिमिलरिटी है दोनों में, और अगर आप दोनों को कंपेयर करके पढ़ोगे तो आपको ये रिजल्ट याद रखने भी आसान होंगे। तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स LSZ अपॉन LS, यह है एंगल ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, और ये क्या है? एंगल ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। तो क्या आया एक्सप्रेशन? ये आ गया cos इनवर्स LSZ अपॉन LS। cos इनवर्स S अपॉन अंडर रूट ऑफ S इंटू S प्लस 1। ये S स्मॉल s है, स्पिन क्वांटम नंबर। और यहां पे क्या आ गया? इज इक्वल टू cos इनवर्स M अपॉन अंडर रूट ऑफ L इंटू L प्लस 1। तो मैंने आपको अभी पिछले 20 मिनट के अंदर कई सारे फॉर्मूले आपको बताए, और ये थोड़े कंफ्यूजिंग भी हैं, इसीलिए इनको याद रखने का बेस्ट तरीका क्या है? दोनों को कंपेयर करके पढ़ो। ऑर्बिटल मोशन वाले जो रिजल्ट्स हैं और स्पिन मोशन वाले जो रिजल्ट्स हैं, उनको अगर आप कंपेयर करके पढ़ोगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और सारे रिजल्ट्स आपको याद रहेंगे। समझ में आया कि नहीं बेटा? और ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जिन पे ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं आप बहुत टफ क्वेश्चन की एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते, लेकिन क्या है, लोगों को ये रिजल्ट ही नहीं पता होते, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे। और ऑब्वियसली स्कूल एग्जाम में तो एक्सपेक्टेड ही नहीं है, एनसीईआरटी में कहीं दूर दूर तक इसका डिस्कशन नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। तो ये हो गया डिस्कशन क्वांटम नंबर्स का। ठीक है, मैंने क्वांटम नंबर्स को फिनिश कर दिया है। अब मैं क्वांटम नंबर्स के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पहले डिस्कस करूंगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करने के बाद फिर हम लोग लास्ट में ऑर्बिटल का शेप और उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उन फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लिखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का है भाई?
अरे मिस्टर दीक्षांत, कौन से दीक्षांत समारोह में तुम जाने वाले हो? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? अच्छा, कंफ्यूज हो गए? अच्छा, वेरी गुड। तो चलो, अब ये पार्ट जो मैं डिस्कस करूंगा, इससे कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। ये कंफ्यूजन क्लियर करने का कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, बोलते हैं कि किसी भी मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम के अंदर हर इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से डिफरेंट होता है। अगर हम एक मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम को कंसिडर करें, तो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, वो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से डिफर करते हैं। किस सेंस में डिफर करते हैं? याद करो पाउली का स्टेटमेंट। पाउली ने क्या बोला था? नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव आइडेंटिकल पोजीशन एंड एनर्जी। No two electrons in an atom can have identical position and energy. ठीक है? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और एनर्जी का इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम। तो आप लिखो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ position and energy of electron, the representation of position and energy of electron in a multi-electronic atom, representation of position and energy of electron in a multi-electronic atom is termed as electronic configuration. Is termed as electronic configuration. Is termed as electronic configuration. तो अगर आपसे बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और एनर्जी का रिप्रेजेंटेशन है। किसी भी मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और एनर्जी का रिप्रेजेंटेशन को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। उदय, क्या रिपीट कराना चाहते हो, कॉन्सेप्ट या स्टेटमेंट? कॉन्सेप्ट का रिपीटेशन और स्टेटमेंट का रिपीटेशन? स्टेटमेंट का रिपीटेशन लिख लो। Representation of position and energy of electron. The representation of position and energy of electron. The representation of position and energy of electron in a multi-electronic atom. In a multi-electronic atom is termed as electronic configuration. Is termed as electronic configuration. Is termed as electronic configuration. आगे लिखो बेटा, for writing correct electronic configuration, for writing correct electronic configuration, following three rules. For writing correct electronic configuration, following three rules are taken into consideration. For writing correct electronic configuration, following three rules are taken into consideration in their given order of sequence. ये भी important है. In their given order of sequence.
तो देखो बेटा कौन कौन से 3 रूल की हमें जरूरत पड़ती है फॉर राइटिंग करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ बस बस टाइम तो होने ही वाला है। आज का तुम लोग टाइम जो बार बार रिमाइंड करा रहे हो, क्या बात है। फॉर राइटिंग करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन following 3 rules are taken into consideration in their given order of sequence। in their given order of sequence। अब जरा देखो वो 3 रूल कौन कौन से हैं। नंबर 1 ऑफ बाउ रूल, AUFBAU, ऑफ बाउ रूल। नंबर 2 Pauli's exclusion principle, Pauli's exclusion principle। and number 3 Hunt's rule। कुल मिलाकर के अगर आपको किसी भी मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो ये 3 रूल रिक्वायर्ड है, और इन तीनों रूल की जरूरत हमें इसी ऑर्डर में पड़ती है। पहले अबाउ रूल, फिर पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और उसके बाद हंट्स रूल। ठीक है, अब इन तीनों रूल को कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा।